हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो चैप्टर है हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग, उसका एग्रीकल्चर पेपर 2 का। और इसका मेजर फ्रूट के टॉपिक हम कवर कर रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। मैंगो के बारे में, बनाना के बारे में, ऑरेंज, गुआवा, पाइनएप्पल, एंड आज जो पढ़ने वाले हैं वो है लीची। ठीक है, बहुत ही डिटेल्स में वीडियो में बना रही हूँ ताकि आगे भी अगर किसी भी चीज़ का अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव के ऊपर पड़ता है या फिर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के ऊपर पड़ता है कि मेजर फ्रूट कोई भी टॉपिक स्पेसिफिक दे देता है एग्जाम पे कि मैंगो के कुछ पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में बताइए, या फिर मैंगो के कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर बताइए, या फिर मैंगो की गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है मैंगो को लेकर इंडिया के गवर्नमेंट की। तो इस तरह की कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम पे। तो हर एक क्वेश्चंस के लिए मैंने प्रिपरेशन करके आप लोगों को डाला हुआ है, मतलब कंप्लीट वीडियो दे चुकी हूँ मैं आपको लेक्चर के माध्यम से। और आप चाहे तो उसी पैटर्न से पढ़ाई करके उसकी आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लीची। और एक बात, जो जिनको पीडीएफ की ज़रूरत है, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे लिस्ट, मतलब वहाँ की दे दी है लिंक। आप वहाँ पे जाकर वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ जहाँ जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ इसकी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो जाके वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारे टॉपिक है ये होगा लेक्चर नंबर 6, क्योंकि ये सीरीज़ का ये 6 वाला लेक्चर है। और आज हम पढ़ेंगे लीची। लीची का जो बॉटनिकल नेम है आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने पढ़ाई की है एग्रीकल्चर। बॉटनिकल नेम है लीची चाइनेंसिस। ठीक है, ये एक बहुत ही जूसी फ्रूट है, हैविंग एक्सलेंट क्वालिटी। ये सिर्फ समर के सीजन पे आता है, और ये बहुत ही जिस टाइम पे मैं भी पढ़ा रही हूँ इसी टाइम पे वो आता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो टेस्ट है, और ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी माना जाता है, एलोंग विद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसमें रहती है। और इसकी जो ओरिजिन है ये इंडिया पे नहीं है, इसकी ओरिजिन है साउदर्न चाइना पे ये ओरिजिन हुआ था, और धीरे धीरे म्यांमार के थ्रू, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के थ्रू हमारे इंडिया पे एंट्री हुआ इसका ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। ठीक है, और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया लीची का, आफ्टर चाइना। चाइना में हालांकि वो चाइना में ओरिजिनेट हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में और ज़्यादा एरिया में, वास्ट एरिया पे चाइना में प्रोडक्शन होता है। लेकिन इंडिया भी कम नहीं है इस मैटर पे, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फैमिली के बारे में। अगर हम बात करें तो लीची का फैमिली है सापिंडासी। और इसके बारे में हमने तो पढ़ा, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स, अगर जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री के बारे में बात करें तो थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, माडागास्कर, फ्लोरिडा। यूएस के जो फ्लोरिडा है वहाँ पे ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी पे प्रोडक्शन होता है। हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली बिहार में, जितने सारे जगह पे लीची प्रोडक्शन होता है वहाँ पे 40% ज़्यादा प्रोडक्शन होती है बिहार पे। और बिहार को फॉलो करता है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे 12% प्रोडक्शन होता है। एंड उसके बाद झारखंड एरिया में उससे थोड़ा कम 10%, मतलब फर्स्ट में बिहार आप मान सकते हो, सेकेंड जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, एंड थर्ड स्टेट है झारखंड लीची का प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में बात करते हैं, मतलब हमारे इंडिया से कौन कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट होता है लीची। एट प्रेजेंट लीची फ्रूट्स आर एक्सपोर्टेड बाय इंडिया मेनली टू द नेदरलैंड को जाता है, यूएई को जाता है, सऊदी अरबिया एंड कनाडा। ये सब एरिया को लीची एक्सपोर्ट होता है। अपेडा एंड नाफेड, ये जो दो है ये मेजर एक्सपोर्ट प्रमोटर्स ऑफ लीची, मतलब जो लीची को प्रमोट करने में ये दो ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी हद तक एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, एमंग फ्रूट क्रॉप्स लीची रैंक 7th। हमारे इंडिया पे जो भी फ्रूट का प्रोडक्शन होते हैं एरिया वाइज और प्रोडक्शन वाइज, एरिया में मान के अगर आप मानोगे तो 7th है उसकी रैंक लीची की एरिया में, एंड प्रोडक्शन में 9th है लीची की। बट 6th इन टर्म्स ऑफ वैल्यू मतलब जो भी उसकी जो वैल्यू होता है, मैंगो की जिस तरह की वैल्यू है, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो गया, या फिर रॉ, या फिर जिस तरह से हम उसको टेबल पर्पजेस के लिए, कैन पर्पजेस के लिए, उसे जो कैनिंग पर्पजेस के लिए हम यूज़ करते हैं, उसका जो वैल्यू होता है उस टर्म पे अगर आप देखोगे तो लीची का टर्म
6th पोजीशन पे आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लीची का कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये इनकम जनरेशन में भी मदद करता है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी देता है फार्मर्स को एंड लोकल कम्युनिटीज़ को। फिर वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है फार्मिंग में, हार्वेस्टिंग में हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, जिस तरह की मतलब हार्वेस्टिंग के बाद मार्केट तक कंज्यूमर तक लेने जाने के लिए जो स्टेजेस होता है उसको पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग बोलते हैं। वहाँ पे भी हमें बहुत सारे लेबरर्स की ज़रूरत होती है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। प्रोसेसिंग, जो लीची की प्रोसेसिंग होती है, लीची जूस हो गया, जो कैंड प्रोडक्ट आता है लीची की, फिर ट्रांसपोर्टेशन में हमें वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये क्रिएट करती है। फिर ये एक हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्रॉप है विद डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशली मिडिल ईस्ट में। ठीक है, यूएई, सऊदी अरबिया, इस कंट्री में इसका काफ़ी हद तक इसका इंटरनेशनल डिमांड है, तो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल कैरी करती है। वैल्यूबल, ये बहुत फ्रेश कंजप्शन में भी बहुत वैल्यूबल है एंड प्रोसेसिंग में भी। फिर फूड वैल्यू एंड कुलिनरी एप्लीकेशन। इसका लीची जो होती है वो बहुत ही स्वीट होती है टेस्ट में, और इसके शुगर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से इसको आप डायरेक्ट कंजप्शन भी कर पाते हो। तो इसको फ्रेश भी इंजॉय किया जाता है, कैंड पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है, वेरियस कुलिनरी एप्लीकेशन में बहुत सारे डिशेस में भी इसको ऐड किया जाता है, लाइक डेजर्ट्स में, स्नैक्स में, बेवरेजेस में। एंड गुड सोर्स ऑफ ये विटामिन मिनरल्स होता है, इसमें भरपूर अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, इस जिसके वजह से इसकी ओवरऑल वैल्यू एनहांस होती है। फिर कुछ वेराइटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। कुछ वेराइटीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे वेराइटीज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पहले तो कलकतिया, ये हेवी बियरिंग क्रॉप है विथ एक्सलेंट क्वालिटी है, फ्रूट्स आर मॉडरेटली जूस हैविंग गुड फ्लेवर। फिर डेराडून एक वेराइटी है जिसमें ईयरली एंड रेगुलर बियरिंग वेराइटी है ये है, एंड फ्रूट्स आर अट्रैक्टिव कलर बट प्रोन टू स्प्लिट हो जाती है फ्रूट बीच बीच में, एंड फ्रूट्स बहुत स्वीट है, सॉफ्ट है एंड मॉडरेटली जूस हैविंग गुड फ्लेवर। फिर सीडलेस लेट, ये ग्रेटर पोर्शन ऑफ लेस, सीडलेस मतलब इसकी जो सीड है ये बहुत ही छोटा होगा, कभी कभी ना होने के बराबर भी आपको फील होता है। फ्रूट्स आर डीप कार्माइन रेड, स्वीट इन टेस्ट एंड जूसी, बहुत ही जो फ्लेश होती है इसके अंदर, जूस फ्रूट के अंदर, ये बहुत ही जूसी होती है एंड सीड बहुत छोटे होते हैं। और रोज सेंटेड, ये जो होता है ये पॉपुलर मिड सीजन वेराइटी है। ठीक है, फिर और कुछ वेराइटी जो है सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, कथी, गुलाबी, ये सारे डिफरेंट वेराइटीज़ होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एग्रोक्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या एग्रोक्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स है अगर हम लीची को प्रोडक्शन पर्पजेस के लिए हम यूज़ कर मतलब प्रोडक्शन करने के लिए अगर हम सोचेंगे तो क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस ज़रूरत होती है। तो पहले ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसको चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर अगर करोगे या फिर बहुत मिनिमम टेम्परेचर हो जाएगी, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक इसकी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर या फिर इससे लो टेम्परेचर हो जाएगा तो लीची अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इसकी ऑप्टिमम हार्वेस्टिंग, ऑप्टिमम यील्ड लेवल तक ये नहीं पहुंच पाएगा। रेनफॉल इसको 1200 mm तक चाहिए पर एनम। ठीक है, सॉइल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल, लेकिन अगर डीप फर्टाइल सॉइल हो, जिस सॉइल पे ऑर्गेनिक मैटर की कंटेंट ज़्यादा रहती है, वेल ड्रेन्ड मीडियम टेक्सचर लोमी सॉइल है, ये लीची प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सूटेबल होती है। इसकी pH 5 से 7 तक होना चाहिए सॉइल की, और ये ज़्यादा हाई pH या फिर सलाइन सॉइल को टॉलरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे लैंड प्रिपरेशन एंड प्लांटिंग की तरफ। बाकी सब क्रॉप की तरह इसको भी अच्छे खासे अच्छी प्लाविंग वाला, अच्छी लेवल्ड वाला लैंड चाहिए। डीप प्लाविंग आप कर सकते हो, उसके बाद उसको लेवल अच्छे से कर लीजिए। प्लांटिंग कैन बी डन जस्ट आफ्टर मानसून, मानसून आने के जस्ट ही बाद इन मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर में, जिस टाइम पे मानसून थोड़ा थोड़ा आके जा रहा है उसी वक्त पे आपको प्लांटिंग करना है। समटाइम इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू नवंबर इन पंजाब के एरिया में आप नवंबर तक भी टाइम तक सोइंग कर सकते हो। प्लांटिंग जो सिलेक्शन होती है, ये सिलेक्ट 2 ईयर ओल्ड प्लांट, जो नर्सरी में अब हम जब उसको डालते हैं उससे 2 ईयर जब हो जाता है उसको लाकर हम डायरेक्ट फील्ड में प्लांटिंग करते हैं। तो जो डिस्टेंस होती है, रो टू रो डिस्टेंस 8 to 10 मीटर, एंड ऑल्सो प्लांट टू प्लांट मतलब 8 to 8 रो टू रो डिस्टेंस होना चाहिए, एंड प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 10 मीटर तक होनी चाहिए। और स्क्वायर मेथड में अब अगर आप स्क्वायर मेथड में अगर आप प्लांटिंग करते हो तो काफ़ी हद तक अच्छी खासी यील्डिंगें देती है।
एवरेज नंबर ऑफ प्लांट्स होनी चाहिए 200 पर हेक्टर, हेक्टर वाइज 200 प्लांट्स होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही टॉल प्लांट होती है और उसकी जो कैनोपी होती है बहुत बड़ी होती है, तो इसी वजह से काफ़ी उसको स्पेसिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लांटिंग मेथड। किस तरह से हम प्लांटिंग करेंगे? पहले तो हमें डीग प्रिपरेशन करनी होगी। बड़े बड़े जो डीग होती है वो उसकी जो रेंजेस होती है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर विड्थ 1 मीटर हाइट एंड 1 मीटर लेंथ। इस जो स्क्वायर सिस्टम में आपको डीग पिट करनी होती है और डीग पिट करने के बाद आपको एक्सपोज करनी होती है सन को फॉर सम डेज। जो धूप होती है, धूप में आपको एक्सपोज करनी होती है उस पिट को। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको पीट में कुछ टॉप सॉइल, जो सॉइल आप निकाला हुआ था उस सॉइल में उसको 20-25 केजी वेल डिकम्पोस्ट काउडंग को आपको मिक्स करनी है। उसके बाद 2 केजी बोन मील मिक्स करनी है और उसके बाद 300 ग्राम ऑफ एमओपी। ये सारी चीज़ों को मिलाकर टॉप सॉइल में फिर इसको इस पिट के अंदर भरना है। ठीक है, आफ्टर फिलिंग सम वाटर इसमें स्प्रिंकल करना है। प्लांट द सीडलिंग इन द मिडिल ऑफ द पिट। तो उसके बाद क्या होता है, आप जो भी 2 ईयर ओल्ड जो प्लांट आप लेके आओगे नर्सरी से, उसको यहाँ के इस पिट में प्लांट करना है। डायरेक्ट सोइंग आप कर सकते हो और ट्रांसप्लांटिंग मेथड में भी आप कर सकते हो, लेकिन जो स्क्वायर सिस्टम में प्लांटिंग किया जाता है वो सबसे मतलब बेस्ट होता है। ठीक है, हम देखते हैं प्रोपागेशन टेक्निक। तो प्रोपागेशन, पहले तो ये बात है कि लीची की जो कमर्शियली प्रोपागेटेड होते हैं, जो कमर्शियली कल्टीवेशन करते हैं लीची को, तो वो एयर लेयरिंग मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एयर लेयरिंग के लिए वो क्या करते हैं, ब्रांच सिलेक्शन करना चाहिए हमें। जो हेल्दी प्लांट है, हेल्दी प्लांट की जो ब्रांचेस होती है, ये मान के चलिए हमारा हेल्दी प्लांट हो गया। हेल्दी प्लांट का एक हेल्दी ब्रांचेस को हमें सिलेक्ट करनी होगी, जो कि लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा और इसमें कोई भी पेस्ट या डिजीजेस से ये ब्रांचेस अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो इस ब्रांच को हमने ले लिया, कट नहीं करना है। यहाँ पे वो पौधे पे लगा हुआ होता है तो हमें लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह की होगा जो जिसकी विड्थ, मतलब ये जो ब्रांचेस की विड्थ होना चाहिए वो 2 to 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की एक ब्रांचेस हमें पकड़ना है। तो इसमें 3 to 4 सेंटीमीटर वाइड में हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 to 4 सेंटीमीटर विड्थ में यहाँ पे इसको कट करना है, इसकी बार्क को। ठीक है, इसके चारों तरफ जो बार्क होता है उसको हमें रिमूव करना है। तो उसमें वेट मॉस, मॉस जो आता है ना, पर्टिकुलरली मॉस को यूज़ किया जाता है आपका इस लेयरिंग पर्पजेज़ के लिए। ठीक है, ग्राफ्टिंग पर्पजेज़ के लिए। तो इस मॉस को वेट करके आप इसके चारों तरफ लगा देना है और इसके ऊपर एक पॉलीथीन को टाइटली कस करके बांध लेना है। ठीक है, तो 4 हफ्ते के बाद, तो कहा जाता है कि 4 हफ्ते के बाद रूट डेवलपमेंट, इससे रूट निकलना शुरू हो जाता है। तो उसको बोलते हैं गुत्थी। ठीक है, मदर ट्री का गुत्थी बोलते हैं। तो उसके बाद इसको यहाँ पे डिटैच करके लेके हमें सॉइल में इसको नर्सरी में प्लांट कर देना है। इमीडिएटली प्लांट करने के बाद हमें इरिगेशन करनी है। तो इसी मेथड पे कल्टीवेटेड होता है लीची, जो कि कमर्शियल कल्टीवेटेड किया जाता है। सीड प्रोपागेशन मेथड अगर आप करोगे, डायरेक्ट सीड से हम जो प्रोपागेट करेंगे, इसमें ट्री इतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं करता है और बहुत लंबी समय लेता है ग्रो करने के लिए, जिस वजह से एयर लेयरिंग को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। और एयर लेयरिंग होता है जुलाई टू सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रूनिंग, ट्रेनिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। प्रूनिंग के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है कि प्रीवियस जितने सारे वीडियोस हैं मेजर क्रॉप में प्रूनिंग हर एक क्रॉप में ऑलमोस्ट पर्टिकुलरली था, तो प्रूनिंग के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। इनिशियली ट्रेनिंग इज नीडेड टू गिव डेफिनेट शेप। ट्रेनिंग मतलब हमें जो प्लांट को एक शेप देना है, शेप के वजह से इसका फ्रेमवर्क क्रिएट होता है, मतलब एक ऑर्चर्ड में सुंदर लगता है। डिफरेंट शेप में अगर आप प्लांट रखेंगे या फिर एक ही शेप मेंटेन करके हम प्लांट रखते हैं तो ये सुंदर दिखता है। और उसके बाद अच्छी खासी सन एक्सपोजर भी होता है। ठीक है, और प्रूनिंग हमें क्यों करना है, प्लांट में जो भी डिजीज़ एंड डिफेक्ट ब्रांचेस है, पार्ट्स है, इसको हमें निकाल के फेंकना है। लाइट प्रूनिंग हमें चाहिए आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स हार्वेस्ट के बाद हमें जितने सारे डेड डिजीज्ड ब्रांचेस है, पत्ते हैं, इसको निकालना है, जिसके बाद न्यू शूट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो इनिशियल 3 to 4 ईयर्स अगर आप नर्सरी पे प्लांट लगाते हो
तो नर्सरी में प्लांट लगाने की 3 से 4 साल तक आप इंटरक्रॉप लगा सकते हो। इसके बाद अगर इंटरक्रॉप लगाओगे तो शायद वो क्रॉप अच्छे से नहीं बढ़ेगी इंटरक्रॉप, क्योंकि वो न्यूट्रिशन के लिए प्लांट के साथ क्या कंपटीशन करेगी। उसके बाद इसको शैडो, क्योंकि ये एक ट्री सेप प्लांट है तो शैडो निकलेगी इस नीचे, तो डेफिनेटली जो भी इंटरक्रॉप होगा वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगी या फिर ठीक से यील्ड नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो क्विक ग्रोइंग प्लांट जैसे कि पीच हो गया, प्लम, किनो, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें प्रीफर किया जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 4 ईयर्स ऑफ सोइंग प्लांटिंग। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स क्या होता है, ये इंटरक्रॉप करने के बाद थोड़ा एनुअल इनकम में हमें मदद मिल जाता है। और उसके बाद सॉइल भी कुछ एनरिच हो जाती है। जो भी सॉइल, देखिए इस ट्री और एक ट्री यहाँ पे हम लगाते हैं, तो दोनों ट्री के बीच में जो सॉइल होते हैं, यहाँ पे अगर हम कुछ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करते हैं तो डेफिनेटली इसके जो सॉइल है वो एनरिच होता है। पल्सेस अगर लगाते हैं तो इसमें न्यूट्रेंट नाइट्रोजन रिच हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे होती है। बाकी वेजिटेबल्स लगाएंगे तो सॉइल में हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी अगर डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं सॉइल के ऊपर सॉइल को एनरिच करेगा, फर्टाइल करेगा। एंड ये वीड कंट्रोल में भी मदद करेगा, क्योंकि बाकी तक टाइम जो 2-3 साल के बाद जो टाइम है, ठीक है, ये साल पे हम जो वीड यहाँ पे ग्रो किया जाता है, तो अगर कल्टीवेशन करेंगे तो वीड होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम आकर वीडिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इंटरक्रॉप के। फिर मैच्योरिटी के बारे में बात करेंगे। व्हेन ऑर्चर्ड कम्स इनटू कमर्शियल बियरिंग आफ्टर 7 to 10 ईयर्स ऑफ फ्रूट इंटरक्रॉप्स। तो 7 to 10 ईयर्स जब हो जाती है क्रॉप को, तब तक मतलब 3 to 4 ईयर्स जब होता है, इनिशियल 3 to 4 ईयर्स से लेकर 7 to 10 ईयर्स तक हमें कर सकते हैं इंटरक्रॉप। उसके बाद एक बार प्लांट जब मैच्योर हो जाता है, हार्वेस्टिंग के पास आ जाता है, जब यहाँ पे फ्रूटिंग होना शुरू हो जाता है, तभी हमें इंटरक्रॉप नहीं करना। और हम यहाँ पे पॉलिनेशन एक कर सकते हैं। एक चीज़ आती है पॉलिनेशन, क्योंकि लीची एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। और क्रॉस पॉलिनेटेड मतलब डिफरेंट, मतलब तो यहाँ पे जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं वन प्लांट टू अनदर, या फिर वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। तो जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे हनी बी का बहुत बड़ी रोल्स होते हैं। हनी बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, जहाँ पे पॉलिनेशन ये सब करते हैं। ठीक है, तो आप इस इंटरक्रॉप के हिसाब से इंटरक्रॉप अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप हनी बीज का कुछ सेगमेंट रख सकते हो। 20 to 25 बॉक्सेस ऑफ हनी बीज आप पर हेक्टर यहाँ पे लगा सकते हो, ताकि प्रॉपर पॉलिनेशन हो सके एंड फ्रूट सेट्स हो सके। ठीक है, यहाँ पे मदद करते हैं ज़्यादा अच्छे खासे फ्रूट सेट होने में। तो पॉलिनेशन के लिए आप हनी बीज बॉक्सेस भी यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन। तो फर्टिलाइजेशन में हर, जैसे हम प्रीवियसली क्रॉप में पढ़ चुके हैं, जिस तरह से डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट ईयर्स में हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम की ज़रूरत होती है, उसी पैटर्न पे लीची पे भी फर्स्ट 2-3 ईयर्स जब हम लगाते हैं नर्सरी में, तब से लेकर 3 ईयर्स तक हमें 10 to 20 kg काउडंग की ज़रूरत है। फिर यूरिया इसी पैटर्न पे हमें ज़रूरत है। ठीक है, और एसएसपी एंड एमओपी इन ग्राम्स हमें पर प्लांट के हिसाब से जरूरी है। तो धीरे धीरे जब बढ़ेगा ईयर, जब प्लांट धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो खाना भी उसी पैटर्न पे उसको चाहिए, थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए। तो 10 से 40 केजी हो गया, 10 से 25 केजी, 20 से 40 केजी, आपको इस तरह से काउ डंग की इंक्रीज हुई 60 केजी तक। हमें जब 10 ईयर एंड एबव हो जाएगा प्लांट, तो हमें पर प्लांट 60 केजी तक काउडंग चाहिए। मतलब जो वेल डिकम्पोस्ट कंपोस्ट हो गया, काउडंग हो गया, मैन्योर हो गया, ये 60 केजी तक चाहिए। यूरिया हमें चाहिए 1600 ग्राम्स तक। तो इसी पैटर्न पे इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हमें इरिगेशन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। अर्ली स्टेजेस में फ्रीक्वेंट इरिगेशन की ज़रूरत होती है। समर सीजन में ड्यूरिंग समर इरिगेशन ट्वाइस ए वीक आपको चाहिए टू यंग प्लांट्स, एंड वंस ए वीक फॉर प्लांट्स ओल्डर देन 4 ईयर एज। तो 4 ईयर एज से जो ओल्डर प्लांट होती है, आपको वीकली वंस ड्यूरिंग समर इरिगेशन करनी है। गिव इरिगेशन आफ्टर कंप्लीटिंग फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के बाद आपको इमिडिएटली इरिगेशन भी करनी है। और या फिर आप फर्टिगेशन कर सकते हैं, मतलब इरिगेशन के वाटर में कुछ फर्टिलाइजर अप्लाई करके आप इसको दे सकते हो। फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज एक क्रूशियल स्टेज होती है इरिगेशन में लीची पे। इस स्टेज पे
इरिगेशन ट्वाइस ए वीक आपको करनी है। इट विल हेल्प टू रिड्यूस क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स टू ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स पे, जिसको पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट एंड पहले हम पढ़ेंगे पेस्ट एंड देयर कंट्रोल के बारे में। तो पेस्ट में फ्रूट बरोर जो होता है एक बहुत ही अहम हिस्सा निभाता है। ये फ्रूट को डैमेज कर देता है एंड उसके पल्प खा लेते हैं। आप देखे होंगे जो लीची के फ्रूट है, इसको निकलने के, उसके जो छिला निकलने के बाद आप देखोगे इसके अंदर थोड़े थोड़े कीड़े होते हैं कभी कभी। और ये कीड़े जो होते हैं ये इसी जो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जो उसके क्राउन के पास बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। ठीक है, ये पल्प को भी खा जाते हैं। तो इसके मजिस के लिए आप ट्राइकोगामा यूज़ कर सकते हो। ट्राइकोगामा एक बायोलॉजिकल मेजर है। आप 20,000 एक्स पर एकड़ इसी पैटर्न पे इसी मेजर के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, या फिर निम्बीसिडिन यूज़ कर सकते हो, या फिर साइपरमेथ्रिन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, माइट्स भी लगते हैं कभी कभी, क्योंकि जो सॉइल है कभी कभी इतना हार्ड हो जाता है तो माइट्स लग जाते हैं यहाँ पे। ये एक सीरियस पेस्ट है जो लीव्स को कर्ल कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं एंड उसके बाद लीफ गिर जाते हैं। इसके लिए आपको मेजर करनी है डाइकोफोल प्रोपरगाइट एट 7 डेज इंटरवल, ये आप स्प्रे कर सकते हो। लीफ माइनर भी एक पेस्ट है और इसको मेजर करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको डाइमिथोएट और इमिडाक्लोप्रिड आप यूज़ कर सकते हो। फिर आता है हमारा डिजीज़ में काफ़ी सारे डिजीज़ लगते हैं लीची में। पहले तो डाउनी मिल्ड्यू एंड ब्राउन लाइट जिसको बोलते हैं। डाउनी मिल्ड्यू इसीलिए क्योंकि ये जो भी होते हैं जो पत्ते में ब्राउन कलर की छोटे-छोटे लेसेंस हो जाते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। एलॉन्ग विथ ये एक पाउडरी ग्रोथ दिखते हैं लिप्स में, फ्लावर में एंड इमैच्योर फ्रूट्स में व्हाइट रेड कलर के पाउडर फॉर्म दिखते हैं। इसके लिए आप कंट्रोल करने के लिए ऑर्चर्ड को प्रॉपर क्लीनिंग रखना ज़रूरी है। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर कॉपर सल्फेट की स्प्रे कर सकते हो। फिर एंथ्रेक्नोज, ये भी एक बहुत बड़ी डिजीज़ है लीची में, बहुत स्प्रेड करता है लीची में। डीप चॉकलेट कलर की इरेगुलर स्पॉट होते हैं, लिप्स में होते हैं, ब्रांचेस में होते हैं, फ्लावर्स में होते हैं, फ्रूट्स में भी होते हैं। आप देखे होंगे कुछ फ्रूट्स में ब्राउन ब्राउन पैचेस भी देखने को मिलता है। और इसके वजह से आपको कंट्रोल कैसे करोगे? प्रूनिंग, टाइम टू टाइम प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग के बाद आपको डिजीज प्लांट जो भी है लीव से इसको निकाल देना है। अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ ब्रांचेस को ओवर क्राउड नहीं करना है, इसलिए टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग प्रूनिंग करना है। और बोर्डियक्स मिक्सचर भी आपको स्प्रे करनी है। फिर ट्री डिक्लाइन एंड रूट रॉट, ये भी जब होता है तो सडनली कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, सडनली ट्री विल्ट हो जाएगा, डेथ हो जाएगा विल्ट को, ट्री को। तो इसके लिए आपको ऑर्चर्ड को क्लीन करना जरूरी है। प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज एंड अवॉइड वाटर लॉगिंग अराउंड ट्री। उसके बाद आता है फ्रूट रॉट, ये भी एक बहुत बड़ी डिजीज है जिसमें लीची हार्वेस्ट होने के बाद ये रॉट हो जाती है फ्रूट। तो इसके वजह से आपको कंट्रोल अगर करना है तो प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन मेंटेन करनी होगी लीची को हार्वेस्टिंग के बाद। फिर आता है हमारा हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग फ्रूट्स बिगिन फ्रॉम 5 to 6 years ऑफ एज इन केस ऑफ प्लांट्स प्रोपागेटेड थ्रू एयर लेयरिंग। जो एयर लेयरिंग में जो प्लांट प्रोपागेट होते हैं उनको 5 to 6 ईयर लगते हैं फ्रूटिंग आने में। तो फ्लावरिंग होने के बाद पर्टिकुलरली 70 to 100 डेज लगते हैं फ्रूट को राइप होने में। और उसके बाद जब फ्रूट का कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम ग्रीन टू पिंक एलॉन्ग विथ स्मूथनेस ऑफ स्किन में थोड़ा स्मूथनेस आ जाती है, तब इसको फ्रूट मैच्योरिटी की इंडिकेशन के हिसाब से माना जाता है। फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड इन बंच। अब आपने देखा होगा जो लीची आता है मार्केट में उसके ऊपर थोड़ा ब्रांचेस लगे हुए होते हैं और ये ब्रांचेस हेल्प करते हैं लीची को थोड़ा लॉन्ग लाइफ मेंटेन करने के लिए, स्टोरेज लाइफ मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से लीव्स और ब्रांचेस को रहने देते हैं। लोकल मार्केट के लिए आपको राइपनिंग स्टेज में हार्वेस्ट करनी है, जो मतलब थोड़ा सा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट नहीं है, पास में जो मार्केट है उस मार्केट में अगर आप लेके जा रहे हो तो राइपनिंग तक आप वेट कर सकते हो। जब लीची राइप हो जाए तो ही हार्वेस्ट करना। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट में लेके जा रहे हो तो आपको थोड़ा, जब स्टार्ट होता है पिंक होना स्टार्ट होता है तभी आप लेके जा सकते हो। तो एवरेज यील्ड जो होती है लीची की वो 40 to 100 kg पर ट्री होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी, लोकेलिटी, सीजन, न्यूट्रिशन एंड एज। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। एज यूजुअल कि इसमें ग्रेडिंग होना होगा पहले तो हार्वेस्ट करने के बाद आपको ग्रेडिंग करना है। ग्रेडिंग में फ्रूट की जो डिफरेंट कलर है, साइज है,
जो डैमेज्ड फ्रूट है इसको निकाल देना है। डिफरेंट साइज़ का एक अलग अलग ग्रेडिंग करना है। डिफरेंट कलर का अलग अलग ग्रेडिंग करता है। क्रैक फ्रूट्स इसको भी सब निकाल देते हैं। उसके बाद पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग में हमें स्मॉल बास्केट और क्रेट्स यूज़ करते हैं, जिसमें और लीची के साथ थोड़ा सा ग्रीन लीव्स भी वहाँ पे होती है, लगा हुआ होता है। उसके बाद उसको स्टोरेज किया जाता है। लीची स्टोर होता है टेम्परेचर ऑफ 1.6 टू 1.7 डिग्री सेल्सियस में, विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहना चाहिए 85 टू 90%। ठीक है, ये इस टेम्परेचर में एंड इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी में फ्रूट कैन बी स्टोर फॉर द पीरियड ऑफ 8 टू 12 वीक्स। लीची का जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत ही पुअर सेल्फ लाइफ है। इसी वजह से इसको पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, इसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एंड मार्केटेबिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए हमें इसकी स्टोरेज लाइफ को एंड इसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल करना है। ठीक है, और लास्टली हम आएंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है लीची के डेवलपमेंट के लिए। एज यूजुअल आपको जैसे कि मैंने अभी तक कहा है कि कुछ चीज़ों को आपको याद रखनी है, जैसे कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये कॉमन है। अपेडा, नाफेड ये सारे कॉमन है। ठीक है, स्टेट लेवल एग्रीकल्चर मिशन ये सारे कॉमन है। इस इंस्टीट्यूशन को आप याद रखोगे और इसका काम को याद रखोगे, फिर से फ्रूट को आपको चेंज करनी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हर एक फ्रूट के लिए काम करते हैं। तो आपको जो भी फ्रूट का दिया गया है एग्जाम पे, उस फ्रूट को सिर्फ नाम यहाँ पे एक्सचेंज करनी है और इसके इंस्टीट्यूशन को याद रखनी है और इसके काम को याद रखनी है। ठीक है, तो पहले तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची, जिसको NRCL बोलते हैं, ये लोकेटेड है मुजफ्फरपुर बिहार, जो कि डेवलप करता है इम्प्रूव वेराइटीज एंड टेक्निक्स ऑफ लीची। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि सपोर्ट करता है कल्टीवेशन थ्रू सब्सिडीज फॉर प्लांटिंग मटेरियल एंड इरीगेशन। प्लांटिंग मटेरियल के लिए ये सब्सिडी देता है एंड इरीगेशन के लिए भी देता है। फिर लीची एक्सपोर्ट प्रमोशन बाय अपेडा, हमने पढ़ा कि अपेडा जो नाफेड है ये दोनों एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट को डिफरेंट कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए ये लीची की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, विथ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल हॉर्टिकल्चर मिशन जो होते हैं, ये जो भी स्टेट में जिस क्रॉप का बहुत डिमांड होता है, ये उसी क्रॉप को एनकरेज करने के लिए और इसकी कैसे ग्रो करेगी उसके लिए वो काम करते हैं। तो टेलर्ड स्कीम्स टू प्रमोट लोकल कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, ये भी काम करते हैं कैसे कि वैल्यू एडिशन देते को एनकरेज करते हैं डिफरेंट फ्रूट्स की, एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो होते हैं प्रोसेसिंग लीची की, उसको भी वो एनकरेजमेंट करते हैं। तो इसके साथ हमारा ये वाला लीची वाला टॉपिक खत्म होता है। तो नेक्स्ट एक एक फ्रूट हम पढ़ेंगे, एक दो फ्रूट, और उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।